सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, भाषा और व्याकरण। तो इस अध्याय में हम जानेंगे भाषा के प्रकार, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो मनुष्य एक सामाजिक यानी कि सोशल प्राणी है। उसे परिवार, समाज और मित्रों के साथ रहना अच्छा लगता है। परिजनों के साथ हंस बोलकर वह अपना सुख दुख बांटता है। यानी कि मनुष्य यानी कि हम लोग कैसे हैं, एक सामाजिक प्राणी है और हम अपने परिवारों के साथ, मित्रों के साथ हम बोलते हैं, हंसते हैं, अपने दुख हो सुख हो उनको बांटते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो दो युवक खड़े हैं, वे आपस में कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए हमें नहीं पता कि वे क्या कहना चाहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे हमें पहला चित्र दिया है कि दो जो व्यक्ति है वो खड़े हैं, दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे, बस वो मुंह फेर के खड़े हैं। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब अगला है कि एक माँ बेटी को उठा रही है कि स्नेहा उठो। तो माँ बोलकर बेटी को उठा रही है। और अब तीसरा चित्र देखते हैं कि एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब वो पत्र लिख रहा है, किताब लिख रहा है, कॉपी में कुछ लिख रहा है, नहीं पता, बस हमें पता चल रहा है कि कुछ लिख रहा है और लिख कर प्रकट कर रहा है। तो लड़का लिखकर अपने मन की बात कह रहा है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हम बोलकर व लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जिसे जिसे भाषा कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार हम बोलकर और लिखकर अपनी बातों को, अपने मन की बातों को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा क्या है, भाषा एक साधन है। किस चीज का साधन है, हमारे विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। अब वो चाहे हम अपने विचार बोलकर प्रकट करें या लिखकर प्रकट करें, वो हमारे ऊपर है। बस हमें यह है कि हमें अपने विचारों को प्रकट करना है। तो उस हमारे विचारों को प्रकट करने का साधन ही क्या है, भाषा है। तो भाषा के दो प्रकार या रूप होते हैं। पहला कौन कौन से, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मौखिक भाषा कौन सी भाषा है, जब हम दूसरों को बोलकर अपनी बात को समझा रहे हैं और दूसरा कैसे हमारी बात समझ रहा है, सुनकर हमारी बातों को समझ रहा है, तो वो क्या है, भाषा का मौखिक रूप है। जैसे यहाँ पे एक लड़की गाना गा रही है, तो वो गाना कैसे गा रही है, मुंह से बोलकर गा रही है, और उसका गाना हम कैसे समझ पा रहे हैं, सुनकर समझ पा रहे हैं। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा मौखिक भाषा। अब अगला है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं, जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बात पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम अपनी बातों को लिखकर समझा रहे हैं और दूसरे कैसे हमारी बात समझ रहे हैं, पढ़कर, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो दूसरा जो सामने वाला है वो हमारी बातों को पढ़कर ही समझ पाएगा। तो पढ़कर और लिखकर जो बातें हम समझाते हैं उन्हें हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब व्हाट्सएप, ईमेल, पत्र लेखन, लघु संदेश सेवा, एसएमएस आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। यानी कि लिखित भाषा के उदाहरण कौन कौन से हैं, जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ईमेल भेजते हैं, पत्र लिखते हैं, वो सब क्या है, वो सब हमारे लिखित भाषा में ही आएंगे। जैसे गृह कार्य करना, अखबार पढ़ना, ये क्या है, ये हमारे लिखित भाषा के रूप है। गृह कार्य यानी कि जो आप लोग होमवर्क करते हो उसे गृह कार्य बोलते हैं। तो उस होमवर्क को, वो कौन सी भाषा है, वो लिखित भाषा है। ऐसी अखबार पढ़ना, अखबार हम कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो किसी एक कागज में समाचार लिखा होता है, उसे हम पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं, तो वो क्या है, वो भाषा का लिखित रूप है। अब यहाँ पे हम देखते हैं अन्य भाषाएं।
संसार भर में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी एक भाषा है, जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश की भी राजभाषा हिंदी है। यहाँ अधिकतर लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अतः हिंदी भाषा को ही संविधान द्वारा राजभाषा स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि असमिया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीर, पंजाबी, मराठी और आदि अन्य भाषाएं। यानी कि अब हम संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब हर देश की अपनी एक भाषा है, जैसे जापान की जापानी, जर्मन की जर्मनी और फ्रांस की फ्रेंच। तो ये क्या है, ये हर एक देश की अपनी अपनी भाषा है। तो ऐसे ही हमारे देश की कौन सी भाषा है? हमारे देश की भाषा है हिंदी भाषा, क्योंकि संविधान द्वारा इसे राजभाषा स्वीकृत किया गया है। क्योंकि भारत देश में अधिकतर कामकाज, लोगों को समझाना ज्यादातर कौन सी भाषा में किया जाता है? ज्यादातर बोलना, पढ़ना और समझना हिंदी भाषा में ही किया जाता है, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा कहलाती है। और संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पे हमें 22 भाषाएं दी गई है, जैसे असमिया, कन्नड़, उर्दू, कश्मीर, पंजाबी, मराठी और अन्य भाषाएं, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा शामिल किया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत की भाषाएं। अब भारत देश में कौन कौन सी अलग अलग देश की भाषाएं हैं? भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे ये राज्य हैं और ये भाषाएं हैं। पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ओडिशा में ओडिया, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, असम में असमी, कर्नाटक में कन्नड़ और मणिपुर में मणिपुरी। तो हमने यहाँ पे देखा कि भारत के जो राज्य हैं उनमें भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब ये है लिपि। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी कि जो भाषा हम लिखते हैं उसके लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। उन चिन्हों को किस प्रकार से लिखा जाना है, वो क्या है हमारी, वही हमारी लिपि होती है। अब हर भाषा की अपनी अपनी लिपि है। जैसे यहाँ पे भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन। अब जैसे हमें यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, कौन सी लिपि का? गुरुमुखी लिपि का, जो किसकी है? पंजाबी की है। तो ये गुरुमुखी लिपि के चिन्ह हैं जिन्हें इस प्रकार से लिखा जाता है। अब अगला है हमारा व्याकरण। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों की सही जानकारी व्याकरण से होती है और भाषा को शुद्ध रूप से लिखने तथा बोलने का ज्ञान भी व्याकरण से ही होता है। यानी व्याकरण का कार्य क्या है? व्याकरण का कार्य है कि भाषा का शुद्ध रूप बताना। व्याकरण के कारण ही हम भाषा का शुद्ध रूप जान पाते हैं, उसके नियम जान पाते हैं। क्योंकि अगर हमें भाषा का शुद्ध रूप पता होगा तो हमें पता होगा कि हमें कैसे उस भाषा को बोलना है, लिखना है, पढ़ना है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? हमें व्याकरण से पता चलता है, क्योंकि व्याकरण में भाषा के नियम होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें एक चित्र दिया है और उसके नीचे वाक्य लिखा है, घोड़ा दौड़ रही है, जाते हैं हम पाठशाला। तो यहाँ पे अब वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन यह वाक्य क्या सही है? नहीं, क्योंकि यह इसका शुद्ध रूप नहीं है। उपयुक्त चित्रों के साथ दिए गए दोनों ही वाक्य गलत हैं, क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है, अतः दौड़ रही ना होकर दौड़ रहा है होगा। दूसरा वाक्य भी गलत है, क्योंकि शब्दों का क्रम ठीक से नहीं रखा गया है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार
होगा। घोड़ा दौड़ रहा है। हम पाठशाला जाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें भाषा का नियम ही नहीं पता होगा तो हम किस प्रकार से भाषा को अशुद्ध कर सकते हैं। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त वाक्यों को सही व गलत जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों की सहायता से ही हम भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीख सकते हैं। ये नियम एक सूत्र से बंधे होते हैं। तो यानी कि अगर हमें भाषा के नियम पता होगा, यानी कि भाषा के व्याकरण के बारे में पता होगा, तो ही हमें भाषा का शुद्ध रूप पता चलेगा कि हमें कैसे वो भाषा को बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है। तो इसलिए भाषा में व्याकरण का होना आवश्यक है, क्योंकि भाषा के जो नियम है वो व्याकरण में ही हमें मिलते हैं। अगर हमें व्याकरण अच्छे से आ जाएगी तो हम किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और समझने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप या प्रकार मौखिक एवं लिखित होते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। यानी कि जिस भाषा को अगर हम लिख रहे हैं और उसके लिए कुछ निर्धारित चिन्ह है तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। यानी कि व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जो हमें क्या कराता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।